Bismillahirrahmanirrahim. For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway. Today we are going to study and discuss the style of Ernest Hemingway. Ernest Hemingway's prose style. Ernest Hemingway का स्टाइल कैसा है? I have notes. ये नोट्स मेरे अपने लिखे हुए हैं. ये नोट्स अगर आपने लेने होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा 03334655 305 मीन 305. तो मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स किस फोटोस्टेट शॉप से मिलेंगे. आई लेक्चरर M.K. भुट्टा. इट इज़ एज अ स्टाइलिस्ट, एक स्टाइलिस्ट होने के नाते, अर्नेस्ट हेमिंगवे एक स्टाइलिस्ट होने के नाते, दैट हेमिंगवे गेन्स ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एमंग कंटेम्प्रेरी राइटर्स एंड क्रिटिक्स. हेमिंगवे ने हम असर कंटेम्प्रेरी जो उसके दौर के राइटर्स थे और क्रिटिक्स थे, हम असर राइटर और क्रिटिक मीन नकाद, उनके दरमियान में उसने ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट गेन की थी. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स और क्रिटिक्स के दरमियान बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल की थी. क्यों? एज अ स्टाइलिस्ट, स्टाइल के हवाले से, यानी कि उसका स्टाइल इतना डिफरेंट और इतना अछूता था जिसकी वजह से उसने अपने कंटेम्प्रेरी फेलोज़ के अंदर, राइटर्स के अंदर, क्रिटिक्स के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट हासिल की थी. Rarely have authors become so identified with a particular writing style. बहुत कम authors वो पहचाने जाते हैं अपने ख़ास राइटिंग स्टाइल से, as Hemingway, जिस तरह के हेमिंगवे पहचाना गया है. यानी कि बहुत कम राइटर्स हैं जिनको लोग याद करते हैं उनके स्टाइल की वजह से. हेमिंगवे ऐसा राइटर है जिसको उसके स्टाइल की वजह से याद किया जाता है. Many writers have attempted to write like Hemingway. बहुत सारे राइटर्स ने हेमिंगवे की तरह लिखने की कोशिश की. Few have succeeded. चंद एक कामयाब हुए हैं. The essential characteristics of the Hemingway style is, जो बुनियादी खसूसियात हैं हेमिंगवे के स्टाइल की, is simplicity, वो है सादगी, and precision of word choice, और लफ्ज़ों की चॉइस में इख्तिसार, यानी कि वो चंद लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है. और दूसरा स्टाइल की खूबी क्या है? वो सिंप्लिसिटी के साथ लिखता है. हेमिंगवे के स्टाइल की जो अहम तरीन खूबियाँ हैं उनमें एक सिंप्लिसिटी है, सादगी है, और दूसरा वर्ड बड़े मखसूस इस्तेमाल करता है. नए नए मोटे मोटे लफ्ज़ तलाश करके उनको घुसेड़ नहीं देता अपनी राइटिंग में. A man can be destroyed but not defeated. He can write. अब उसे लिखा है A man can be destroyed but not defeated. एक इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता. अब वो लिख सकता था A brave man can be utterly destroyed but he never can be defeated. मतलब उसने 2-4 एडजेक्टिव लगा कर भारी भरकम उसको नहीं, सिंप्लिसिटी, थोड़े अल्फाज में बात करनी है. दैट डिस्क्रिप्शन और इस तरह का डिस्क्राइब करना, बयान जो है, वाइल एक्यूरेट, गो के बिल्कुल ठीक होता है, कैन बी डिसेप्टिव, हाँ लेकिन ये धोखे वाला हो सकता है. उसका ये इंतहाई सादगी वाला जो स्टाइल है ये बड़ा अच्छा होता है और ठीक भी होता है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि नहीं कोई कमी रह गई है. ऐसा लगता है देखकर कि नहीं कोई कमी रह गई है, शायद इसके अंदर कोई गलती है. तो ये डिसेप्टिव स्टाइल है, उसकी लैंग्वेज डिसेप्टिव है, धोखा दे देती है. हम सोचते हैं कि मे बी इसके अंदर कोई मिस्टेक है, हालांकि वो एक्यूरेट होता है, उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक होता है. सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन mere short and ग्रामेटिकली सिंपल सेंटेंसेस. अच्छा, सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे और ग्रामेटिकली इंतहाई सादे सेंटेंस बनाए जाएं. और प्रिसिशन ऑफ वर्ड चॉइस,
लफ्ज़ों के चुनाव में इख्तसार का मतलब भी ये नहीं है, डज नॉट मीन का मतलब ये नहीं है एन अबंडेंस ऑफ अनयूजुअल वर्ड्स, कि वो ना जाने पहचाने यानी कि मुनफरद अलग किस्म के अनयूजुअल जो आम अल्फाज ना हों, गैर मामूली अल्फाज का ढेर लगा दे इन आर्डर टू अचीव परसेशन, वो इख्तसार हासिल करने के लिए। भाई इख्तसार हासिल करने के लिए वो गैर मामूली अल्फाज जो जाने पहचाने ना उनको उठा कर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। भाई मैंने पूरे 2 सेंटेंसेस की बजाय मैंने वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, लफ्ज़ तो गैर मामूली है लेकिन लफ्ज़ में इख्तसार आ गया है। नो, वो इख्तसार भी पैदा करता है तो वर्ड चॉइस में इख्तसार करता है कि वर्ड वो कॉमन दुनिया से लेता है और उन्हीं को ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मैं अब भी अच्छा जदीद दौर के अंदर आप देखते हैं कि मिल्टन का जब दौर था उसमें इंग्लिश बहुत गैर मामूली अल्फाज इंग्लिश के अंदर लेकर आए गए, नए लफ्ज़ क्रिएट किए गए, बारी बारी मोटे मोटे गूंज और बम्बास्टिक लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया। मिल्टन की लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि क्रिटिक कहते हैं कि मिल्टन की लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि लिटरेचर को नुकसान हुआ उसका, कि लोग आइडियाज़ के पीछे नहीं गए, लोग ज़बान के पीछे चले गए। अब जो जदीद राइटिंग्स आ रही हैं, एडन रिच बैठी है, एडन रिच तो फौत हो गई है बेचारी पिछले दिनों, जॉन स्पेरी बैठा है या वल्बर बैठा है, जो जदीद राइटर बैठे हुए हैं उनकी आप वो देखेंगे, इवन कि एडवर्ड बाउंड ड्रामाटिस्ट है, तो इनकी लैंग्वेज आप देखें तो इंतहाई सिंपल है। इसलिए आइडियाज़ अच्छे हैं, लैंग्वेज इसलिए सिंपल है ताकि क्योंकि लैंग्वेज जो इंटरनेशनल है, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए लोग ये समझ सकें। मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश को टर्म्स के अलावा टर्म को छोड़ दें, इंग्लिश को तकरीबन 100 वर्ड्स के ऊपर मुहित कर दे, बस ये 100 वर्ड्स का इस्तेमाल करें इंटरनेशनली, 100 वर्ड्स के अंदर अंदर हम सारी बात कह दें, चाहे वो लिटरेचर की है चाहे कोई भी आइडिया, टर्म्स को छोड़कर, क्योंकि बायो भी है, मैथ भी है, फिज़िक्स भी है, टर्म तो अलग इस्तेमाल होनी है उसके मुताबिक। तो जिसको 500 वर्ड्स इंग्लिश के आते हैं, मेरे नज़दीक उस शख्स को इंग्लिश आती है, वो कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है। एंड हेमिंगवॉय स्टाइल कैन नॉट सो ईज़िली बी एक्सप्लेन्ड, और अर्नेस्ट हेमिंगवॉय का स्टाइल आसानी के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट सीम्स ही राइट्स द स्टोरी, क्योंकि ऐसा लगता है वो स्टोरी लिखता है, एंड देन रिमूव द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऑल्दो ही ऑलवेज यूजेस शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसा लगता है वो स्टोरी लिखता है, नावल लिखता है, और नावल लिखने के बाद एडजेक्टिव्स और वहाँ के एडवर्ब जो हैं वो दोबारा काट देता है, रिमूव कर देता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? खूबी या खामी को कहते हैं, मसलन गुड, बैड, ब्रेव है, मैंने कहा था। जैसे लगता है कि उसने सेंटेंस लिखा था। अच्छा, एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को सपोर्ट करें, जो वर्ब को सपोर्ट करें, वर्ब को क्वालिफाई करें, वर्ब को इन्हेंस कर दें, ठीक है। जैसे वॉक, चलना, शी वॉक्स ब्रिस्कली, ब्रिस्कली क्या है? इसने वॉक को सपोर्ट किया है कि कितनी तेज़ी के साथ, वो तेज़ी के साथ चल रही है। चलना तो वर्ब तो हो गया वॉक, और ब्रिस्कली का मतलब क्या हुआ? ब्रिस्कली का मतलब हुआ तेज़ी के साथ चली है। सेम लाइक ऐसा लगता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवॉय ने, ऐसा लगता है अर्नेस्ट हेमिंगवॉय ने सेंटेंस लिखा था, अ ब्रेव मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट अटरली डिफीटेड, ठीक है। सपोज ऐसा लिखा था, या लिखा था अ ब्रेव मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अटरली, सपोज। उधर उसने लगाया है उसके अंदर हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पर ना वो बाहर आउट ऑफ कंट्री से भी ज़रा सुन रहे हैं लोग ना, अब आपकी बात सारी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ,
मैं फ्री होकर दोबारा फिर आपसे बात करता हूँ। ओके ओके। नाउ अब ऐसा लगता है ब्रेव मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अटरली। सपोज अगर वर्ड सेंटेंस है, सेंटेंस लिखने के बाद उसके अंदर से उसने एडजेक्टिव भी रिमूव कर दिया दोबारा, क्या था इस सेंटेंस में एडजेक्टिव? ब्रेव। खूबी या खामी नाउन की ब्रेव थी, तो ब्रेव उसने रिमूव कर दिया। बाद में क्या रिमूव किया? उससे अटरली रिमूव किया जो कि एडवर्ब था। तो डिफीटेड को सपोर्ट कर रहा था अटरली, तो अटरली भी रिमूव हो गया और ब्रेव भी रिमूव हो गया, दोनों रिमूव हो गए। ऐसा लगता है, ठीक है, उसकी राइटिंग को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब निकाल देता है, जिससे अच्छा although he always uses short declarative sentences, गो कि हम देखते हैं कि वो हर वक्त शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव होते हैं जो एकदम से एब्रप्ट छोटे सा सेंटेंस कह देते हैं, thou wilt go now rabbit, डिक्लेरेटिव है, ठीक है। अच्छा, यानी कि छोटे छोटे आसान सेंटेंस, ऐसे जैसे कोई बात बस एक ही सांस में कह दी जाए, डिक्लेरेटिव हो जाएगी। हाँ, एटलीस्ट यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, तो मैं इसलिए उस डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। ही बिलीव्स दैट इफ़ द एक्सपीरियंस हैज़ बीन फेल्ट डीपली, वो यकीन रखता है अगर तजर्बे को गहराई से आपने महसूस किया हो, एंड जेन्युइनली, और हकीकी तौर पर अगर आपने महसूस तजर्बे को, आपने असल तजर्बा आपके पास हो, ओरिजिनल तजर्बा आपके पास हो, आप उन जगहों पर रहे हो जिसके बारे में लिख रहे हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज, तो आप इन चीज़ों को सादा ज़बान के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, विदाउट एनी एम्बिगिटी और कॉम्प्लिकेशन, बगैर किसी एम्बिगिटी के अभाम के, कॉम्प्लिकेशन के, पता है कॉम्प्लिकेशन का आपको पता है कि पेचीदगी के। अच्छा जी, तो असल चीज़ ये है कि तजर्बा। आप ये देखें, एक आदमी एक कहानी में लिख रहा है कि फ़लाँ जगह पर वो था तो रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट हो गया था, तो वहाँ पर वो बता रहा है कि वहाँ पर लोग हिज़्न व मलाल में थे और लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी का अलम था, और वहाँ पर वो बहुत सारे सेंटेंस कहेगा। मे बी अगर उस शख्स ने खुद उस ट्रेन के अंदर अपनी आंखों से कोई ब्लास्ट देखा है, जब वो बयान करेगा तो उसके छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, लेकिन वो बयान करने का अंदाज़ इतना ज़ोरदार होगा उस सिंपल लैंग्वेज में भी कि हम कहेंगे वाह जी बिल्कुल परफेक्ट है, क्या बात है, पूरा मंजर सामने आ गया है। आप देखते हैं बाज़ वक़्त कोई बड़ा शख्स वो बात बता रहा होता है झूठ, और वो पूरी बनाकर बता रहा होता है, लेकिन फिर भी उसका इतना मज़ा नहीं आता, और एक 6 साल का या 8 साल का 10 साल का बच्चा जो वो इंसिडेंट देख कर आता है, एक्सीडेंट कोई ना कोई, वो जब आपको बताता है तो हम पूरे हमतन गोश हो जाते हैं। हालांकि बच्चा सिंपलेस्ट तरीन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा होता है। मेरा बच्चा, समझ रहे हो, उदास हो गए हो, अच्छा आज डांट नहीं खानी। Okay, now at the conclusion of From the Bell Tolls, you will have a distinct picture of the places. जब आप एंड पर जब कंक्लूजन निकालते हैं From the Bell Tolls का, तो आप एक डिस्टिंक्ट पिक्चर प्लेसेस की जहन में रखते हैं। यानी कि जब आप नावल को पढ़ते हैं, एट द कंक्लूजन का मतलब है जब आप नावल पढ़ लेते हैं तो आपके जहन के अंदर उन जगहों की जो डिस्क्राइब की गई हैं उनकी पिक्चर आपके जहन में होती है। भाई ऐसी जगह होंगी, ऐसी चीज़ होगी, ये हो रहा और ये सर। अस्सलाम वालेकुम, जी जी बोल रहा हूँ। मैं दोबारा पता कर लेता हूँ
तो मुझे 1 घंटे के बाद कॉल कीजिएगा काइंडली। ओके, नाइस। द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लेसेस, लोगों, पीपल, लोगों की, चीज़ों की और जगहों की एक मुनफरिद पिक्चर, डिस्टिंक्ट पिक्चर, वो आपके माइंड में होगी जब आप पूरा नावल पढ़ लेंगे। इफ़ यू डायग्राम्ड और स्केच दैम, अगर आपसे कहा जाए कि आप तस्वीर बनाएं, स्केच बनाएं उन जगहों का, उन चीज़ों का या उन लोगों का, दे माइट बी समवट डिफरेंट फ्रॉम अनदर रीडर्स मेंटल पिक्चर, तो हर एक रीडर की जहन में जो मेंटल पिक्चर, वो तस्वीर बनेगी कागज़ के ऊपर, वो डिफरेंट होगी। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के स्टाइल की कि वो इस तरह से लिखता है, जो रीडर भी पढ़ता है तो उसके जहन में ऐसी स्टिमुली होती है, ऐसा इमेज उजागर होता है जो मे भी उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ जाता है कि वो पिक्चर अपने जहन में अपनी एक ख़ास पिक्चर बना लेता है। अगर तमाम रीडर से कहा जाए कि आप अपने अपना डायग्राम, एक स्केच पिक्चर बना कर दें, सपोज उस गार की जहाँ पर पैब्लो और पिलार सारे गुरीला रहते थे, तो हर एक की पिक्चर डिफरेंट होगी। तो ये कैसे होता है? ये उस राइटर का कमाल है कि उसका लिखने का अंदाज़ ऐसा है कि हर शख्स के जहन से अपना एक इमेज निकलता है, अलग इमेज निकलता है। इट इज़ द डिस्टिंक्टनेस, ये फ़र्क है, इम्तिजाज है, विच गिव्स द रीडर द फीलिंग ऑफ बीइंग देयर, क्योंकि दर हकीकत रीडर महसूस करता है ड्यूरिंग नावल कि वो उन्हीं जगहों पर है जहाँ पर वो सारा नावल एक्शन में है। एंड दैट इज़ हेमिंग्वेज लिटरेरी फीट, और ये हेमिंग्वे का अदबी कमाल है कि ये अदबी कमाल है, उसका स्टाइल है कि हर एक शख्स के जहन में अलग अलग पिक्चर बनती है। बियॉन्ड मतलब राइटर ऐसा हो कि अगर जो भी बनना पड़ेगा वो अपना उसका एक बनाए इमेज, अगर सब उसी का बनाएंगे तो ये उसी की बातें हम सोचेंगे ना, अपने माइंड से हम कुछ नहीं सोच सकेंगे, अपना कोई रिजल्ट नहीं निकलता कि हमने क्या उसमें सीखा, ये क्या हमें हमारे माइंड में क्या है। इन्होंने बात बहुत अच्छी कर दी है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अगर राइटर चीज़ों को एक्सप्लेन इतना अच्छा कर देता है कि सब चीज़ें विविड हो जाती हैं, तो फिर आप राइटर का ही इमेज अपने जहन में बिठा लेते हैं, तमाम रीडर्स का एक ही इमेज बनेगा, एक जैसा बनेगा। जैसा कि चलती हुई मूवी सामने आती है, जिस तरह की यूनिवर्सिटी आपको दिखाई जाएगी 3 इडियट के अंदर, तमाम लोगों के जहन में वही यूनिवर्सिटी का इमेज ही होगा। अगर मतलब ये कमाल हो गया कि ऐसी चीज़ बनाई जाए कि ऑब्जेक्टिव इमेज बने, हर शख्स का अपना अपना इमेज बने, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव इमेज बनना ज़्यादा बेहतर है। सब्जेक्टिव अगर इमेज लेंगे तो फिर आप राइटर के ग़ुलाम बन जाएंगे, उसकी नसीहत, उसकी जो बात है उसके साथ एग्री हो जाएंगे। बियॉन्ड क्वेश्चन दिस इफेक्ट इज़ अचीव्ड बाय अ हैवी यूज़ ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स, और फिर सवाल ही नहीं उठता, अब यहाँ पर सवाल ही ख़त्म हो जाता है। बस हम कहते हैं कि ये इफ़ेक्ट, डिफरेंट इमेज बनाने वाला जो इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट अचीव कैसे किया उसने हैवी नाउन्स इस्तेमाल किए हैं, हैवी वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं। A man can be destroyed but not defeated, आप देखें, destroyed, defeated, ये उसने हैवी किस्म के यूज़ किए हैं और कॉमन भी है एट द सेम टाइम। It is true that Hemingway often leaves the adjectives and adverbs to the reader. अक्सर ये कहा जाता है कि हेमिंग्वे एडवर्ब और एडजेक्टिव्स वो रीडर पर छोड़ देता है कि रीडर खुद ही लगाए। As a result, his dialogues become more vivid and memorable. और रिज़ल्ट के तौर पर क्या निकलता है, उसके डायलॉग्स जो हैं वो विविड हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, साफ होते हैं और मेमोरेबल, याद रहते हैं। मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। और एंड मैन डज नॉट मैटर टू अ पेन, एंड पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन, एंड पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन। और मर्द जो है या इंसान जो है दर्द की परवाह नहीं करता, ठीक है।
द हेल विद लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी। कहता है किस्मत की ऐसी की तैसी, किस्मत तो मैं अपने साथ घसीट कर ले आऊँगा। द हेल विद लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी, दाउ विल्ट गो नाउ रैबिट। हैं कितने मतलब डिक्लेरेटिव हैं, कितने सिंपल हैं और मेमोरेबल हैं। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट्स। और बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है सीन्स को जब डिस्क्रिप्शन की जाती है। एंड स्मेल्स, और स्मेल्स भी बयान की जाती हैं कि उन गारों में कैसे स्मेल थी, उन जगहों पर कैसे स्मेल थी। बोथ इनसाइड आउटसाइड द केव, इनसाइड आउटसाइड द केव कैसी स्मेल थी ये भी डिस्क्राइब की जाती है एट द ओपनिंग ऑफ चैप्टर 5। और ये चीज़ें मेमोरेबल हो जाती हैं, चीज़ें विविड हो जाती हैं। इससे बड़ी कौन सी एग्जांपल आपको मिलेगी कि चैप्टर नंबर 5 में नावल में आपको यहाँ तक भी बता दिया गया है कि गार के अंदर स्मेल कैसी थी, तो मेमोरेबल हो जाती है ना चीज़ें। हेमिंग्वॉयज डायलॉग्स आर acted as apt as you get the feeling of being at the scene. ये डायग्राम था या फिगर्स था, हेमिंग्वॉयज डायलॉग था। चलें ये यहाँ पर ज़रा मिसिंग है। हेमिंग्वॉयज डायलॉग्स आर erected as apt। हेमिंग्वॉय के डायलॉग इतने अच्छे तरीके से मरबूत किए गए हैं, बनाए गए हैं, एरेक्ट किए गए हैं कि एक आदमी यूँ महसूस करता है जैसे वहाँ वो सीन पर मौजूद है। येट व्हेन द डायलॉग इज़ ट्रांसफॉर्म टू द मोशन पिक्चर स्क्रीन, लेकिन उसकी गुफ्तगू को, उसके डायलॉग्स को जब सिनेमा में लाया जाता है, जब मूवी की शक्ल में लाया जाता है, मूविंग पिक्चर स्क्रीन पर लाया जाता है, मोशन पिक्चर स्क्रीन पर लाया जाता है, डायरेक्टर्स हैव टू बी केयरफुल टू कीप इट फ्रॉम साउंडिंग स्टिल्ड एंड फॉर्मल। तो डायरेक्टर को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि ये डायलॉग जो हैं बिल्कुल स्टिल्ड इनकी प्रोनाउंसिएशन हो, एंड फॉर्म्ड इंक्लूडिंग द एंड फॉर्मल सॉरी, और ये फॉर्मल हो। फॉर्मल से मुराद ये कि वैसे आम बोल चाल जैसे हों, जैसे कि वहाँ के मकामी लोग बोल चाल करते हैं वैसे हैं। यानी कि अर्नेस्ट हेमिंग्वॉय ने नावल लिख दिया, अब नावल की अगर मूवी बनाने जा रहे हैं, इस नावल की मूवी भी है, आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम द बेल टॉल्स की, और बहुत खूबसूरत मूवी है। इस मूवी को अगर मोशन पिक्चर पर मूवी बनाई जा रही है, डायरेक्टर ये ख्याल करता है कि डायलॉग जो हैं जो प्रोनाउंस किए जाएँ स्टिल्ड हों, यानी कि वैसे ही हों जैसे कि आम लैंग्वेज में होते हैं, जैसे राइटर का मकसद है, जैसा वो करैक्टर है उसके मुताबिक ही डायलॉग होना चाहिए, फॉर्मल और बिल्कुल आम बोल चाल का डायलॉग होना चाहिए, इंक्लूडिंग औस अर्स। अब जैसे कि आवाज़ें हैं यहाँ पर औस अर्स UH औस अर्स। अब ये कॉमन हमारी लैंग्वेज भी तो है ना, हम बहुत सारी आवाज़ें ऐसी निकालते हैं जो लोकल लैंग्वेज के अंदर, ओह हाय हाय सर, ओह हाँ हाँ, वी प्रोनाउंस अ लॉट ऑफ साउंड्स। लेकिन ये हम कौन सी साउंड्स ये लोकल उसमें इस्तेमाल करते हैं ना। हम जब फॉर्मल होते हैं, ओरिजिनल नेटिव जब आपस में बैठे होते हैं, हम लोग लोकल बैठे होते हैं, तो ये डायरेक्टर को ख्याल रखना पड़ता था कि ये आवाज़ें बिल्कुल वैसे ही फिर प्रोनाउंस हों। दैट पीपल अटर इन रियल लाइफ, जो कि लोग रियल लाइफ में प्रोनाउंस करते थे, यानी कि जिस तरह रियल लाइफ में साउंड स्टिल होती थी, जिस तरह रियल लाइफ में साउंड जो है फॉर्मल होती है, जिस तरह के उसमें छोटे छोटे से आउस अर्स, वो स्पेनिश लैंग्वेज में जिस तरह के अल्फाज थे वो वहीं की वहीं चीज़ें सामने लाई जाती थी और डायरेक्टर को ख्याल रखना पड़ता था इन चीज़ों का। हेमिंग्वॉय आल्सो क्लोज डज नॉट ऑफन पंक्चुएट हिज डायलॉग। अच्छा, अर्नेस्ट हेमिंग्वॉय अपने डायलॉग्स को अक्सर पंक्चुएट नहीं करता, जैसा कि आ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड कॉमा बट नॉट डिफीटेड।
वो अक्सर कॉमा नहीं लगाता, चलो इसके दरमियान कॉमा नहीं आना चाहिए था, बट आ गया है, कंजक्शन व्हाटसएवर। वो बहुत से डायलॉग्स हैं जहाँ पर कॉमा आता है तो वो नहीं लगाता, वो वहाँ पर पंक्चुएशन नहीं करता उसकी, इन्वर्टेड कॉमास में या उसको इटैलियन में लिखिए। अच्छा, विद इटैलिक कैपिटल लेटर्स, जिस तरह के वो ख़ास अगर लफ्ज़ होते हैं, ख़ास मीनिंग वाले लफ्ज़ होते हैं, या कुछ लोकल लैंग्वेज के, स्पेनिश लैंग्वेज के अगर लफ्ज़ थे जिनकी इंग्लिश मौजूद नहीं थी तो उनको इटैलिक में लिख देता, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके लिख देता वो उनको स्टाइल में, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करता, ये पंक्चुएशन भी नहीं करता। एलिप्सिस, एलिप्सिस का मतलब होता है डायलॉग जारी है, आगे ऐसे फुल स्टॉप लगाए जाते हैं जिस तरह मैंने लगा के दिखाए हैं, इन्हें एलिप्सिस कहते हैं। वो एलिप्सिस भी नहीं लगाता। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे मैं एक्सी मार्क कहता हूँ, वो भी नहीं लगाते। टू सजेस्ट द एम्फसिस, वो ये सजेस्ट करने के लिए कि कहाँ बात पर जोर दिया जाता है, यानी कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे अपने डायलॉग्स को पंक्चुएट भी नहीं करता, ये भी उसका एक स्टाइल है अपना। द इफेक्टिवनेस लाइज इन सिंप्लिसिटी, उसका सारा इफेक्ट मौजूद है सादगी में। विच रिवील्स द हार्ट ऑफ करेक्टर्स ट्रूली, और यही सादगी है जो कि करेक्टर्स के अंदर को, मन को ट्रूली वाज़े कर देती है। हमें पता चल जाता है कि करेक्टर के अंदर क्या बात चल रही है। Are you sleeping? No, sir. Are you waking? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. Good. In general, however, for whom the bell tolls is often regarded as a stylistic departure from Hemingway's earlier novels. इस बात को ज़रा गौर से समझना है। वो कहता है कि आम तौर पर, ताहम, For whom the bell tolls को पढ़ने के बाद, For whom the bell tolls को क्रिटिक कंसीडर करते हैं, रिगार्ड देते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर जो स्टाइल इस्तेमाल किया गया है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का पहले वाला स्टाइल नहीं है, बल्कि पहले वाले स्टाइल से डिपार्चर शो कर रहा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। मैं इस बात को ज़रा आसान कर देता हूँ। हेमिंग्वे ने इससे पहले कौन कौन से नावल लिखे थे? द सन ऑल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म्स, 2 नावल लिखे थे, बहुत फेम मिली थी उन नावल्स को। उसके बाद इसने लिखा था फॉर होम द बेल टॉल्स। क्लियर जी? अब फॉर होम द बेल टॉल्स के बाद कौन सा नावल लिखा था? द ओल्ड मैन एंड द सी। अब तरतीब पता चल गई। पहले फेयरवेल टू आर्म्स, फिर द सन ऑल्सो राइजेस, फिर उसके बाद फॉर होम द बेल टॉल्स, और उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी। अब जो पहले 2 नावल थे, फेयरवेल टू आर्म्स एंड सन ऑल्सो राइजेस, ये 2 जो नावल थे, इनमें स्टाइल उसका बहुत बेहतरीन था, लोगों ने बड़ा सराहा है। लेकिन कुछ क्रिटिक ने क्रिटिसाइज भी किया है कि ये स्टाइल को बहुत उम्दा नहीं है। अब अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने क्या किया, उसने उस अपने स्टाइल को छोड़ने की कोशिश की है, यानी कि स्टाइलिस्टिक डिपार्चर नज़र आती है फॉर होम द बेल टॉल्स के अंदर। जो स्टाइल उसका पहले 2 नावल्स में था, फॉर होम द बेल टॉल्स में वो धूम नज़र नहीं आती, वो धूम नज़र नहीं आती। तो कुछ लोग ये रिकॉर्ड करते हैं फॉर होम द बेल टॉल्स, ये जो है एक स्टाइलिस्टिक डिपार्चर है हेमिंग्वे के अर्लियर नावल्स में से, स्टाइल की डिपार्चर है, स्टाइल उसका छोड़ रहा है वो। सच एज द सन ऑल्सो राइजेस, जैसा कि सन ऑल्सो राइजेस है। हिज अर्लियर वर्क assembled more heavily on conical dialogue, उसका जो पुराना काम था, यानी कि द सन ऑल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म्स, उसके अंदर उसने हैविली कॉलिकल डायलॉग का इस्तेमाल किया है, कॉलिकल आम रोज़मर्रा के डायलॉग का इस्तेमाल किया है। टू कम्युनिकेट एक्शन, अपने नावल के एक्शन को दिखाने के लिए। एंड रेयरली इंक्लूडेड लेंथी डिस्क्रिप्टिव पैसेज, और बहुत कम उन नावल्स के अंदर लॉन्ग, बड़े डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करने वाले, डिस्क्रिप्शन लंबे लंबे पैराग्राफ में नहीं दी गई थी उन पे। सम एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड, अच्छा अब आपको अंदाज़ा हो गया अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जो पुराने नावल थे, पहले फॉर होम द बेल टॉल्स से पहले वाले जो नावल थे, उनके अंदर क्या था, कॉलिकल डायलॉग इस्तेमाल किए गए थे, रोज़मर्रा के आम डायलॉग का इस्तेमाल किया गया था।
उसके अंदर लंबे लंबे पैराग्राफ भी नहीं थे, लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन भी मौजूद नहीं थी पहले वाले। लेकिन फ्रॉम द बेल टॉल्स के अंदर मेरे ख्याल में ये लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हैं। सम एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट इन फ्रॉम द बेल टॉल्स, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं फ्रॉम द बेल टॉल्स के अंदर हेमिंगवॉय वाज रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म ऑफ ए स्टाइल। हेमिंगवॉय दर हकीकत स्टाइल को छोड़कर जवाब दे रहा है अपने क्रिटिक्स को और अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद का जवाब दे रहा है। जिन लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की थी इसका स्टाइल अच्छा नहीं है, अब वो चेंज करके असल में उनको रिस्पॉन्स कर रहा है। इन दिस लॉन्गेस्ट नावल, इस लंबे नावल में, किस लंबे नावल में, ही इंट्रोड्यूस्ड लेंथी लिरिक पैसेज, उसने लंबे लंबे बड़े शायराना किस्म के पैसेज रखे हैं, उसमें बड़ी शायरी सी महसूस होती है। टू डिस्क्राइब द कंट्री साइड, ख़ास कर जब वो देहाती इलाकों को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। एंड यूज्ड कैम्प्रीहेंसिव इन्फीरियर मोनोलॉग्स, और वो समझ में आने वाले अदने दर्जे के, छोटे दर्जे के मोनोलॉग्स का इस्तेमाल करता है, खुद कलामियों का इस्तेमाल करता है। करैक्टर आकर तन्हाई में ठहर कर वो छोटे छोटे पैराग्राफ अपने मुंह से निकालता है, 2, 4, 5 डायलॉग निकालता है जो कि छोटे छोटे और लोकल हैं, और किस लिए कि वो बस लोगों को समझ आ जाए इवेंट। टू पोर्ट्रे द माइंड ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, ताकि रॉबर्ट जॉर्डन का माइंड वाज़ेह हो जाए। यानी कि रॉबर्ट जॉर्डन एक जो हीरो है इस नावल का, फ्रॉम द बेल टॉल्स का, वो आकर एक साइड पर ठहर कर ख़ुद कलामी करने लग जाता है। मुझे पैब्लो को मार देना चाहिए, अगर मैं उसे मार दूंगा तो हो सकता है गुरिल्लास के अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए और मैं अपने एम को पूरा ना कर सकूं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पैब्लो हम सबको नुकसान दे। वो ये अगर डायलॉग कर रहा है, ख़ुद कलामी कर रहा है, तो इससे क्या होता है, हमें करैक्टर के, हीरो के माइंड का पता चलता है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। द नीटनेस ऑफ द प्रोज इन हिज अर्लियर नावल्स, अच्छा उसके पहले नावल्स के अंदर जो प्रोज की, नसर की नीटनेस मौजूद थी, विच इम्पेल्ड क्रिटिक्स टू कॉल हिम अ मेजर लिटरेरी लीडर, और इस नीटनेस की वजह से बहुत सारे क्रिटिक ने कहा था अर्नेस्ट हेमिंगवॉय को कि ही इज़ मेजर लिटरेरी लीडर, कि ये लिटरेचर का एक लीडर है, स्टाइल का एक लीडर है। वॉज थस सेक्रीफाइस्ड, बस उस सब चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया गया फॉर अ सेक ऑफ सम कंट्रेरी क्रिटिक्स, कुछ कंट्रेरी इख्तलाफ करने वाले क्रिटिक्स के लिए। यानी कि उसकी स्टाइल में बहुत नीटनेस थी। लोग कहते थे कि, क्रिटिक कहते थे कि बहुत अच्छा स्टाइल है, ये तो लिटरेरी लीडर है, स्टाइल का लीडर है। अब उसने वो नीटनेस भी अपनी कुर्बान कर दी सिर्फ उन क्रिटिक्स को खुश करने के लिए जो उन्होंने इस स्टाइल को पसंद नहीं किया था, कंट्रेरी जो क्रिटिक थे। एंड देन दोज हु डिसलाइक्ड हिज वर्क इन फ्रॉम द बेल टॉल्स, और फिर वो लोग जिन्होंने फ्रॉम द बेल टॉल्स के अंदर स्टाइल को डिसलाइक किया। ये क्या स्टाइल है, अर्नेस्ट हेमिंगवॉय को क्या हो गया है, पहले तो बहुत अच्छा लिखता था, अच्छा उस स्टाइल को छोड़कर इस स्टाइल में है तो ये पहले से भी बहुत बुरा हो गया है। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने डिसलाइक किया फ्रॉम द बेल टॉल्स को, वर प्लीज्ड, वो खुश हो गए। व्हेन ही रिटर्न टू अ सिंपलर थर्सर स्टाइल लाइक द ओल्ड मैन एंड द सी, जब वो अपने अगले नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर दोबारा वापस उसी सिंपल, उसी उम्दा स्टाइल में उसने काम किया। हाँ, जैसे उसने सन आल्सो राइजेस में, फेयरवेल टू आर्म्स में उसने काम किया था, दोबारा वैसा स्टाइल, वैसी नीटनेस। स्टाइल को सिंपल कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा वो कह रहे हैं इसने स्टाइलिश वे में किया। हाँ, इसने थोड़ा नीट नहीं किया इस काम को अपना। फ्रॉम द बेल टॉल्स को लॉन्ग उसने डायलॉग डाल दिए, शायराना बातें कर शुरू कर दी इसके अंदर। लोगों ने फ्रॉम द बेल टॉल्स के स्टाइल को लाइक नहीं किया इतना, तो अर्नेस्ट हेमिंगवॉय फिर अपने पुराने स्टाइल में वापस आया,
कौन से, जो सन आल्सो राइजेस वाला था, जो फेयरवेल टू आर्म्स वाला था, किस नावल में, द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर दोबारा आके उसने वो वहाँ पर अच्छा काम किया। स्टाइलिस्टिक फीचर्स इन फॉर होम द बेल टॉल्स आर नोटवर्दी। फॉर होम द बेल टॉल्स के अंदर जो स्टाइल इख्तियार किया गया है, स्टाइलिस्टिक खूबियाँ जो हैं वो भी नोट करने के काबिल हैं। दे कंसर्न हेमिंग्वेज कॉन्शियस अटेम्प्ट टू रिप्रोड्यूस इन इंग्लिश। ये जो उसने जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं उनमें ख़ास बात ये है कि हेमिंग्वे ने एक जानबूझकर कोशिश की है कि वो पैदा करे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज का फ्लेवर ऑफ द स्पेनिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पेनिश मूड लेकर आया है, उसने ये कोशिश की है। यानी कि स्पेनिश के जिस तरह के उनकी आवाज़ें थी, जिस तरह उनके शाउट्स थे, जिस तरह उनके कॉल्स थी, जिस तरह उनकी साउंड्स थी, जिस तरह उनके ग्राउंड्स थे, जिस तरह वो धाड़ते थे, जिस तरह वो गुस्सा करते थे, वो सारे मूड्स, वो सारी लैंग्वेज उसने शिफ्ट की इंग्लिश के अंदर। ठीक है, कोशिश की है कि स्पेनिश फ्लेवर दे दिया उसने। भाई जिस तरह कोई बंदा वो पंजाबी इंग्लिश नहीं बोल रहा होता, ठीक है, दिस इज़ आ कार हैं, ऐसे बोल रहा होता है, तो ये पंजाबी एक्सेंट में, तो ये असल में इंग्लिश को हमने पंजाबी फ्लेवर दे दिया है। ठीक है, आपने वो सुना है सॉन्ग है पूरा, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार हाउ इज वंडर व्हाट यू आर, वो कहता है, सुना है आपने? ये गाना है पूरा, तो ना ये पोएम आप कह रहे हैं, एक गाना है जो कि इसी इंग्लिश डायलॉग्स को, इंग्लिश पोएम को उन्होंने बकायदा तबले के ऊपर पंजाबी स्टाइल में गाया है। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। वो स्टार को बड़ा लंबा करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो कह रहा हाउ इज वंडर व्हाट यू आर। हाँ, उन्होंने तबले गाया, हाउ इज वंडर व्हाट यू आर कहता है। तो ये वो फ्लेवर दे दिया है इंग्लिश को, पंजाबी फ्लेवर दिया है, सेम लाइक उसने स्पेनिश फ्लेवर दे दिया है इंग्लिश को। ठीक है, मेरे ख्याल में अब हमारे लिसनर्स को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्पेनिश लाइक अदर लैंग्वेज, स्पेनिश दूसरी लैंग्वेज की तरह प्रिजर्व सेकंड पर्सन। स्पेनिश लैंग्वेज में भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? नो, यू, यूर, यू, ये सेकंड पर्सन है। एज सिंगुलर प्रोनाउन एंड ट्रीटेड विद रिलेटेड वर्ब सच एज इंग्लिश फॉर्मली हैड। अच्छा, सेकंड पर्सन जो इंग्लिश का सेकंड पर्सन है वो किस तरह हम ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं या प्लूरल ट्रीट करते हैं? यू के साथ हम इज लगाते हैं या आर लगाते हैं? आर। इसका मतलब हमने यू को प्लूरल, हाँ ठीक है, यूज़ किया है। तो लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर जो यू है उसको सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर करते हैं, और हमारी ओल्ड इंग्लिश के अंदर वो लफ्ज़ यू सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दाओ, दाई, दी। ठीक है, ये पुरानी इंग्लिश है। दाओ तुम, दाई तुम्हारा, दी तुम्हारा या तुम। क्लियर हो गई बात? अब ये दाओ, दाई, दी, ये जो पुरानी इंग्लिश के लफ्ज़ थे ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। ठीक है, यू, योर, योर्स की योर, यू, यूर, यू। अच्छा, अब अगर इंग्लिश के अंदर वो यू का इस्तेमाल करता तो उसे प्लूरल इस्तेमाल करना पड़ता उसे, जबकि स्पेनिश के अंदर वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन। उसने फिर यू का इस्तेमाल नहीं किया, उसने दाव का इस्तेमाल कर दिया। अगर सपोज किसी जगह पर कहना था उसने यू आर गोइंग तो उसने कहा दाव इज गोइंग, दाव विल गो नाउ रैबिट।
दिस फॉर्म इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग टू अनदर पर्सन इन अ फेमिलियर मैनर। ये दाओ दाई दी जो लफ्ज़ है ये कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूँ समझें कि जैसे देहाती लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लैंड के। हेमिंग्वे यूजेस द ओल्ड फैशन इंग्लिश। हेमिंग्वे पुराने तर्ज की इंग्लिश का इस्तेमाल करता है फॉर्म टू बेटर द स्पीच ऑफ हिज स्पेनिश करैक्टर। अपने स्पेनिश करैक्टर की स्पीच को बेटर करने के लिए उसने पुरानी इंग्लिश का इस्तेमाल कर दिया है। नावल तो इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन उसका मिजाज, उसका मूड, उसका स्टाइल ऐसा है जैसे स्पेनिश हो, क्योंकि करैक्टर तकरीबन सारे के सारे स्पेनिश थे। रीडर्स आर डिफरेंट इन देयर रिएक्शंस टू द डिवाइस। और इस डिवाइस उसने जो पुरानी इंग्लिश इस्तेमाल की है, ये जो डिवाइस, ये जो गुर लगाया है उसने, इसके बारे में मुख्तलिफ रीडर्स का रिएक्शन मुनफरद है। कुछ रीडर पसंद करते हैं, कुछ रीडर पसंद नहीं करते इस चीज़ को कि इसने दाओ दाई दी इस्तेमाल किया है। सम फाइंड इट awkward एंड डिस्टर्बिंग। कुछ फील करते हैं कि ये awkward है और डिस्टर्बिंग है। मुझे डिस्टर्बिंग से याद आया, मेरा एक क्रिटिक है, उसने मेरी इस बुक के बारे में कहा था, ये सूरज पे कह का जन हूँ। ये मैंने उर्दू में जो लिखी है उसने पढ़ी सारी। उसने कहा, मुझे रिस्पांस में कहा, उसने कहा दिस इज़ अ डिस्टर्बिंग पोएट्री। डेफिनेटली वो कहता है, मैंने मतलब है, उसने कहा ये पोएट्री पढ़ के इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, मुंतशिर हो जाता है, शेक हो जाता है अंदर से। तो मुझे उसका ये जो सेंटेंस था कि दैट इज़ अ डिस्टर्बिंग पोएट्री, मैं उस टाइम बहुत खुश हुआ था कि वाकई मेरी पोएट्री डिस्टर्बिंग पोएट्री है। मैं अदर्स फाइंड इट नेचुरल, और दूसरे इसको नेचुरल कंसीडर करते हैं कि दाओ दाई दी का जो इस्तेमाल है या पुरानी इंग्लिश का जो इस्तेमाल है। फर्दर यू विल आल्सो फाइंड सम इंग्लिश सेंटेंसेस दैट डिस्प्ले स्ट्रेंज वर्ड ऑर्डर और स्टाइल सच एज। और एक और चीज़ जो देखने में आई है सेंटेंसेस के हवाले से, कुछ सेंटेंसेस डिस्प्ले करते हैं लफ्ज़ों की अजीब तरतीब और स्टाइल। यानी कुछ सेंटेंसेस में लफ्ज़ों की अजीब तरतीब पाई जाती है, जैसा कि दैट द सिंग ऑफ द ब्रिज मे सक्सीड। कह सकता था वी विल सक्सीड in this project, we will win this bridge or we will blow this bridge। वो कह सकता है, उसने कहा that this thing of the bridge may succeed। ये जो चीज़ है ब्रिज, ये लाजमी जीती जाएगी। हैं, स्टाइल कैसा प्यारा है। And this kind of construction is also an attempt to capture the flavor of Spanish language। ये अटैम्प्ट, ये कोशिश भी असल में इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेनिश टेस्ट लाना था, स्पेनिश रंग लाना था, स्पेनिश फ्लेवर का जायका लाना था। ओके, आप ये देख रही हैं, ख़त्म ना हो जाए जल्दी। नहीं ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होता, बस इतना ही है ना। नहीं वो इसीलिए तो खुश है कि हाँ जी बहुत सारा आज पढ़ रहे हैं। Both Hemingway's actual Spanish and his attempt to render the flavor of Spanish in English। हेमिंगवे की जो अपनी स्पेनिश लैंग्वेज थी, हेमिंगवे जो जानता था जितनी स्पेनिश लैंग्वेज, और फिर उसने जो इंग्लिश के अंदर स्पेनिश फ्लेवर को खोला है, रेंडर किया है, खोला है, have been criticized by the people who know Spanish better than he। better than he। अच्छा, वो उन लोगों ने फिर से क्रिटिसाइज किया जो अच्छी स्पेनिश जानते थे। उन्होंने कहा हेमिंगवे तूने बड़े ये जानते कि ये कोई स्पेनिश लैंग्वेज नहीं है, इस तरह सही नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेटर देन ही लिखा है, बेटर देन हिम आना चाहिए था। तो इसका जवाब यही है कि वी आर लिटरेरी पीपल, हम लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। हमने जब शुरू में कहा था, पेन को कहा था इट इज़ मी, तो रूल बनाया गया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो उसकी
ऑब्जेक्टिव आता है कि लिंग्विस्ट ने रूल बनाया, फिर एक राइटर बैठा, उसके मन में क्या आया उसने लिखा, उसने कहा इट इज़ माई, माइन होना चाहिए ना वैसे तो। उसने कहा इट इज़ मी, उसने कहा इट इज़ माई, फिर उसने कहा इट इज़ माइन। अब उसने कहा, एक बुक में मैंने पढ़ा, उसने कहा इट इज़ आई पेन, इट इज़ आई पेन। आपको अंडरस्टैंड हो गया इट इज़ आई पेन। चेंज करनी है। अब आई पेन अंडरस्टैंड हो गया, लेकिन प्यारा लगा, खूबसूरत लगा। लिंग्विस्ट हमारे पीछे चलेगा, वो रूल बनाएगा, वो ग्रामर पीछे पड़ेगा, हम तो लिखेंगे जो हमें सबसे खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ही लिख दिया। तो नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, फिर नहीं करते, इसमें ये इशू इतने बड़े नहीं होते। लेकिन पॉइंट ये है कि आप बदसूरत लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें, आप खूबसूरत लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप लिखें इट इज़ आई पेन, आई में जब वो पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। अगर वो एन एग्जाइल लॉयलिस्ट कमांडर, एक जला वतन लॉयलिस्ट कमांडर था, बड़ा वफादार कमांडर, जिसका नाम गस्टोवो था, गस्टोवो डुरेन। रीड द कॉपी ऑफ फॉरम द बेल्टॉल्स, उसने फॉरम द बेल्टॉल्स पब्लिश होने से पहले उसकी कॉपी पढ़ी थी, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड, पब्लिश होने से पहले, एंड वाज क्रिटिकल ऑफ हेमिंग्वाय स्पेनिश, उसने हेमिंग्वाय की स्पेनिश लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया, ऑल्दो इम्प्रेस्ड बाय द स्टोरी, वो के स्टोरी से वो भी बड़ा इम्प्रेस हुआ था, खुदा उसको भी बर्बाद करे जो स्टोरी से इम्प्रेस हुआ। जहलाना स्टोरी और वो उससे इम्प्रेस हो गया था। Hemingway also tries to convey the extremely physical and earthly crude dialogue of Spanish peasants. Hemingway ने कोशिश की है कि वो कन्वे कर दे वैसे ही फिजिकल और क्रूड तल्ख हैं जैसे देहाती उजड़, जिस तरह भी प्योर डायलॉग हैं वहीं के वहीं वो कन्वे कर दे ऑफ स्पेनिश पीजेंट्स, जो स्पेन के देहाती थे, किसान थे, उनके वो खालिस उजड़ देहाती डायलॉग्स को वैसे ही फिजिकली वो कन्वे कर दे, उसका मन था ये, हेमिंग्वे का ये ख्याल था। नहीं समझी बात? हेमिंग्वे चाहता था कि वो देहातों की लैंग्वेज को उसी स्टाइल में वो कन्वे कर दे किसी तरह से उसमें। हाँ, वो अंदाज सारा स्पेनिश हो, मूड सारा स्पेनिश हो, उछाल भी लैंग्वेज के अंदर वैसा हो, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल हो। अब वो फिजिकली उसको पहुंचाना चाहता था वहाँ तक। पार्टिकुलरली व्हेन दे आर अपसेट विद ईच अदर, ख़ास तौर पर जब वो स्पेनिश किसान आपस में अपसेट होते थे। किस बात पर? जब वो लड़ाई होती थी उनके दरमियान में, परेशान होते थे, तो उस वक्त वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे गुस्से में, खुशी में, तो वो चाहता था कि वहीं फिजिकली टेस्ट आ जाए, वैसी बात ही किसी तरह इंग्लिश में आ जाए। टुडे व्हेन देयर इज़ वेरी लिटिल सेंसरशिप इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, और आज जबकि पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काट तराश होती है, सेंसरशिप होता है, लोग क्रिटिक बैठे देखते हैं कि इसके अंदर कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ये नावल पब्लिश हो गया, कहीं हमारी इंग्लिश ही ना ख़राब हो जाए या लोगों की इंग्लिश पर बुरे असरात ना पड़ जाए। लोग तो यहाँ तक सोचते हैं, और हमारे यहाँ तो सेंसरशिप का पता है ना आपको किस तरह की होती है। पैसे दे दो बस, पास है हर चीज़, ठीक है, चाहे माशरे पर कोई भी असर हो। सेंसरशिप का तो ये हाल है। PTV पर एक ड्रामा देख रहा था, रात को तकरीबन 2:30-1 बजे का टाइम था, तो हमने टीवी चलाया, 3 दोस्त, नींद नहीं आ रही थी, हमने 3 बार टीवी बंद किया और 3 बार खोला, और नींद नहीं आती थी, फिर ड्रामा लगा लेते थे, फिर नींद आने लगती तो सोने की कोशिश करते थे। तो ड्रामे में ये था कि एक लड़की खातून जो है वो PCO के सामने बैठी और PCO वाले को कहती कि फ़ोन करो, फ़ोन करो। वो फ़ोन करता किसी लड़के को, ये लड़की असल में घर से भाग कर आई थी। रात के 9 बज गए तो लड़की ने कहा उससे, PCO वाले ने पूछा भाई तुम कौन हो और कहाँ जाना? उसने कहना जिसने आना था वो आया नहीं है, तो वो हमने आज घर से निकल के जा रहे थे, उसने मुझे पुकारा है, बुलाया है, मैं आ गई हूँ इसी जगह पर, अब उसका फ़ोन ही बंद जा रहा है। तो उस लड़के ने, PCO वाले ने
उसको जो है ना अपने फ्लैट में ले गया, और फ्लैट का जो मालिक था वो बड़ा सख्त था, उसने छुपा दिया लड़की को। लड़की तकरीबन 10 दिन वहाँ पर रही उसके साथ। उसने उसके कपड़े भी धोए उस लड़के के, लड़का बैचलर था और उसके साथ रही भी सही, और सारी बातें भी मोहब्बत की उसने सुनाई कि उस शख्स से कितनी मोहब्बत, धोखा दिया उसने। कि 10 दिनों के बाद उसी पीसीओ वाले के पास वही आदमी आ गया जिसको वो फ़ोन करती रही थी। वो आ गया तो उसने ऊपर कमरे में आकर शुक्रिया अदा किया उस पीसीओ वाले का, और लड़की को आज मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसने बाजू भी टूटी हुई थी उसकी, और वो टूटे फूटे अंदाज में पहुंच चुका था आशिक साहब। तो लड़की ने कहा ठीक है चलो चलें। लड़की चलती है और सीढ़ी पर नीचे कदम रखती है तो वापस कदम उठा लेती है और कहती है मकसूद तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं इस लड़के के साथ रहूंगी, पीसीओ वाले के साथ। तो मैं देख रहा था ये कौन सा मॉरल है। वो बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, चलो तो उसके साथ 10 दिन में वो उसने पुरानी मोहब्बत भूल गई है, नई मोहब्बत शुरू हो गई है। तो सेंसरशिप की ये हालत है। तो उन दिनों में सेंसरशिप पर, जबकि आजकल जो है सेंसरशिप पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अंदर सेंसरशिप सख्त है। There would be no problem in printing the exact English equivalent of what Hemingway wanted his Spanish characters to say. तो आज अगर वो लिखता है ये नावल तो उसे कोई प्रॉब्लम भी ना होता प्रिंट करने में एग्जैक्ट इंग्लिश, वैसी इंग्लिश जो बिल्कुल हेमिंगवे चाहता था स्पेनिश करैक्टर्स की होनी चाहिए। स्पेनिश करैक्टर्स की, जो स्पेनिश करैक्टर कहना चाहते थे वैसी ही अल्फाज इंग्लिश में रख दिए जाते तो आज जो है ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना होता उन दिनों में। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस और ये सेंसरशिप बड़ी डिफ़िकल्ट थी। कहने का मतलब है कि पहले दौर के अंदर सेंसरशिप सख्त थी। हेमिंगवे बिल्कुल वैसे अल्फाज इंग्लिश में रख नहीं सकता था, ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ जलेबी है, अब अगर एक राइटर लिख रहा है और कहता है कि वो ये लिखना चाहता था उन दिनों में हेमिंगवे के दौर में कि आई एट जलेबी इन लाहौर, तो वहाँ पर सेंसरशिप कहता है कि ये जलेबी कहाँ से आ गई है, इसकी पहले इंग्लिश बना के ले आओ, इसे अपनी लैंग्वेज में बनाओ। तो वैसी की वजह सेम इक्विवेलेंट उसको इंग्लिश में नहीं ले जा सकता था, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं को बना ली होगी कि स्वीट रिंग्स बना दिया होगा। आज तक हमारे लोग पूछते हैं अच्छा तुसी वड्डी इंग्लिश जानते हो, ये दसो भुट्टा साहब कि जलेबी की इंग्लिश क्या होती है। और मैं क्या ओए उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया है क्या होती है, स्वीट होती है। एक बार बलदार मिठाई बना लेते। मेरी बात सुने, मैंने कहा उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया है तुम उसे तस्वीर वाला डब्बा क्यों नहीं कहते? कहा है तुमने तस्वीर वाला डब्बा? नहीं कहा। तुमने क्या कहा है? कंप्यूटर ही कहा है। इन्वेंट जो चीज़ वो करेंगे हमारी लैंग्वेज में आएगी तो हम उर्दू में कहेंगे यार मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है आज। अगर हम जलेबी बना रहे हैं वो भी इंग्लिश में जलेबी, डेफिनेटली वो जब यहाँ से जाएंगे तो वो यहाँ से जलेबी कहेंगे, पकोड़ा कहेंगे, समोसा कहेंगे, हांडी कहेंगे, पात्री कहेंगे, यहाँ पर देखकर दही को दही कहेंगे यहाँ की, और योगर्ट कहें या ना कहें लेकिन हमारी ये इन्वेंशन है, दही हमारी इन्वेंशन है तो वो दही कहेंगे इसको, पहले उन्हें दही कहना चाहिए। दूसरी बात वो कौन जो और चीज़ें भी पूछते हैं, लोटा पूछते हैं जी, लोटे को क्या कहते हैं? और लोटे को लोटा कहेंगे, उनके यहाँ तो लोटा नहीं है हैं, तो लोटे को लोटा कहेंगे, वो उनकी मजबूरी है, हमारी तो नहीं है। अब आप 2-4 पोइम्स हैं आप पढ़ कर देखें, वो जब हिंदुस्तान में आए और फिर वापस जब गए तो उन्होंने लिटरेचर अपना क्रिएट किया तो उन्होंने पजामा को पजामाज कहा, लिखा है उन्होंने। आप बीए की स्नेक पोइम देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ है आई वॉज इन पजामाज, D.H. लॉरेंस लिखता है। तो ये मैंने चीज़ें आपको आज बता दी हैं वैसे ही, तो ये कुछ लोग पूछते हैं तो उन्हें बता दिया करें कि ये ऐसे होता है। बट इन 1940 देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन यूजिंग इम्प्योरिटीज़। 1940 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप थी इम्प्योरिटीज़ के अंदर।
अगर कोई चीज़ थोड़ी सी इम्प्योर होती तो फ़ौरन वो कहते कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगी, ये तो आप इंग्लिश ख़राब कर देंगे सारी की सारी। इम्प्योर मतलब ना खालिस। और मुझे यकीन है कि जिस तरह हमारी तमाम चीज़ें ये शिफ्ट होती जा रही हैं इंटरनेट पर, और टैबलेट से हम पढ़ते हैं या लैपटॉप से पढ़ते हैं या अपने मोबाइल से हम स्टडी शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम भी इसी तरह इन्हीं के ऊपर होंगे। और मुझे यकीन है कि ACC के होते हैं, जनरल एग्ज़ाम हमारे पाकिस्तान के, हाँ ये सारे इसी के ऊपर चले जाएंगे। ये हैंड राइटिंग ये वो ये सब ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। ये जो हम लोग हंसेंगे, हमारे बच्चे हंसेंगे, अच्छा मम्मी जी आप भी फोटो स्टेट कराया करती थी, नोट्स होते थे और इतना लिखते थे। हाँ, फिर वो क्या करते थे, फिर वो उस्ताद एक बैठ के पढ़ाता सारा समझाता था। अरे हाँ सारा समझ, वो कहते फिर आप सुनते रहते घंटों, थक नहीं जाते थे। वो आपसे कहेंगे आपको नींद नहीं आती थी, या आप बोर हो जाते थे, कोई और चीज़ नहीं देखने लग जाते थे, या फॉर्म द बेल टॉल था, आपने 2 घंटे बैठ के मगजमारी की है, आप इतने बेवकूफ़ थे, आपने फिल्म नहीं देख ली उसकी, आप कम हाँ कि आप उसमें एंटरटेन भी गेन करते और ये भी करते। आप कहेंगे बेटा बस वो हम इस तरह थे, हमारे उस्ताद भी ऐसे होते थे, वो MK भुट्टा पुराने से बंदे थे, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे थे, हम तो दीवानों की तरह उनके साथ बैठे रहते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनकरीब जब लैंग्वेज लिखी जाएगी कंप्यूटर के ऊपर, कोई शख्स भी पोएम पढ़ेगा, आप जब कर्सर को उसके साथ लाएंगे तो साथ ही एक बालून सा बन जाएगा और 6-6 7-7 मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर उसके मीनिंग आ जाएंगे। अभी वर्ल्ड मीनिंग के चक्कर से लोग बच जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और मेरा ये यकीन है कि आइंदा 50 सालों के अंदर ये रिटन फॉर्म ख़त्म हो जाएगी, वर्बल ओरल होगी जो चीज़ होगी, कि आप ये लिख रहे हैं क्या चट्टी है क्या अजाब है, बस वर्बल बोल दो, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सुन लो दोबारा, जो चेक करे वो रिकॉर्डिंग सुनेगा भी इसके पास नॉलेज है या नहीं है। असल चीज़ तो नॉलेज चेक करना है ना आपका, क्यों सी, ठीक है ना। पेपर देने भी जाएंगे तो पूछेंगे ओके टेल अस व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट जॉर्डन। यस सर। सर अब अगर रिकॉर्डिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग में अगर 3 घंटे का हम पेपर है हमारा, हम 1 घंटा भी बोल लेते हैं मतलब, लेकिन पेपर तो अगला बंदा 10-15-20 मिनट में चेक कर लेगा, 1-1 घंटा सुनता रहे अगर 50। हाँ तो वो सुने ना पूरा का पूरा, क्यों ना सुने। और आधे घंटे का पेपर क्यों ना चाहिए, पेपर 10 मिनट का होना चाहिए। इतने फालतू हैं फ्री हैं, पैसे भी उन कुत्ते के बच्चों को हम दें कि आओ जी ये पैसे भी ले लो, 4000 रुपये हमारा दाखिला फ़ीस, और जानवरों की तरह सारी रात हम जागें भी सही, और सुबह 3 घंटों के इतने बड़े बड़े पेपर भी करके दें, और फिर अल्लाह ताला से दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला में पास करना, फेल ना हो जाए, और वो हराम ज़्यादा चेक भी ना करें और आपको फेल पास जो मर्जी कर दें। अगर इंसान के अंदर हया और शर्म हो तो जितने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या दूसरे स्टूडेंट हैं तो ये दीवारें गिरा दें कि हमारा पैसा हमारा टैक्स लेकर तुम लोग हमसे ज्यादती करते हो, कैसी बात करते हैं आप। और हम तुम्हारे बाप के नौकर 3 घंटे बैठ के टेस्ट दें, पेपर दें। हमारा पेपर होना चाहिए पूरा MA इंग्लिश का पेपर 3 घंटे का टोटल होना चाहिए, या आपका एक पेपर ज़्यादा आधे घंटे का होना चाहिए। पूछे जो कुछ पूछता है जान छोड़े। और ये किस चीज़ का टेस्ट लेते हैं, ये क्रिटिक का टेस्ट है। यू आर क्रिटिक, आप क्रिटिक के तौर पर वहाँ बैठे होते हैं, बार बार वहीं सवाल रिवाइज हो रहे होते हैं और इतने डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड करके कर रहे होते हैं। सवाल की अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, सवाल जो समझने में इजी हो, जवाब कितना कॉम्प्लिकेटेड उसका क्यों ना बनता हो। ये तो सवाल ही इतनी मुश्किल लैंग्वेज में करते हैं कि स्टूडेंट आधे डर जाते हैं कि पता नहीं MA इंग्लिश कितना मुश्किल है। लोग मुश्किल से आसानी की तरफ आ रहे हैं, तुम लोग उनको मुश्किल में डाले जा रहे हो। व्हाट्सएवर ये बातें मुश्किल हैं समझना, ठीक है। चलो बड़े होते जाएंगे समझते जाएंगे। क्या कह दिया, वन ऑफ हेमिंग्वेज मेथड्स वाज सिंपली टू कोड द ओरिजिनल स्पेनिश वर्ड और फ्रेज। अच्छा बाज़ का ऐसा भी करता था, वो ओरिजिनल इंग्लिश में स्पेनिश लफ्ज़ ही रख देता था, ठीक है, जैसे जलेबी रख दिया हमने या जैसे उसने फ्रेज रख दिया। इट्स देन अप टू द रीडर टू चेक विद स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी टू लर्न हाउ रूडली समवन हैज़ इंसल्टेड समवन एल्स। तो फिर बाद में वो रीडर पर डिपेंड करता था कि वो स्पेनिश डिक्शनरी से जाकर उसके मीनिंग देखे, आगे वो ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिख देता होगा शायद, या वो इंग्लिश डिक्शनरी से उसके मीनिंग जाकर चेक करे कि किसी ने किसी से कितना रूड बात की है या किसी ने किसी की कितनी बेइज्जती की है, ठीक है।
चेक करने के लिए कितने गुस्से से कोई बोलता है तो उसने स्पेनिश लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया है। जैसे कि पंजाबी में अगर वो लिख दे कि हाँ भी हम जैसे कहते हैं गुस्से में कहते हैं पंजाबी में और ओए, हम कहते उसने बजाय से कम हेयर लिखता तो शायद वो जायका नहीं आ रहा कम हेयर से, पता नहीं कैसा बोला है उसने कहा और A second method was to imply a universal and acceptable English word। और दूसरी बात यह कि उसने इंग्लिश के जो लफ्ज़ लिखे हैं वो इंग्लिश में भी एक्सेप्टेबल हैं और यूनिवर्सल भी थे। अब इंग्लिश के जैसे मैं कह रहा था कि 1000 वर्ड यूनिवर्सल कर दें, तो जिसने भी इंटरनेशनली कोई पोइम क्रिएट करनी है, कोई आइडिया देना है, कोई लेटर लिखना है, वो 1000 वर्ड्स के अंदर लिखेगा तो हम तमाम लोगों को इंग्लिश की आसानी हो जाएगी। अफ्रीकन को भी आसानी हो जाएगी, थाई वालों को भी आसानी हो जाएगी, तमाम को आसानी हो जाएगी, पाकिस्तानियों को भी। Anselmo in his early treat about Pablo's negative attitude says, और वे शुरू में अर्ली टायरेड शुरू की लड़ाई में पैब्लो की नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में कहता है। यानी कि एंसेल्मो पैब्लो के नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में क्या कहता है? सेस, टायरेड का मतलब है लड़ाई। जब एंसेल्मो की शुरू में पैब्लो से लड़ाई हो रही थी या बातचीत हो रही थी तो उस वक्त पैब्लो की बदतमीजी पर कहता है आई दिस and that and this and that of thy father, I this and that in thy this. Yes, understand? चलो नहीं भी अंडरस्टैंड हुआ तो वो गुस्से में है, वो कहता है मैं मीनिंग करने की कोशिश करता हूँ आई दिस कि मैं ये और ये तुम्हारा बाप और ये मैं ये और वो और इस तरह तुम्हारा ये ये स्पेनिश एक स्टाइल है बोलने का, शायद बात करने का, तो उसने ये लफ्ज़ सारे इस्तेमाल किए हैं। हमें इसके मीनिंग तराशने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ स्टाइल देखना है, लैंग्वेज का स्टाइल कैसा है। सर मेरी बहन कह रही है। तुम्हारी बहन कैसे बोलने लगी मेरा बेटा? ये तुम तो पढ़ रही थी तो बहन कहाँ से आ गई? मैंने कहा तुम चेक कर रही हो, मुझे 2 बार आपने झांसा दिया कि मैं चेक कर रही हूँ, फिर मैसेज करना शुरू हो गई। सर क्या चेक कर रही हूँ? सर वो आ ही जा रहा है, वो भी तक नहीं आ रहा। सर वो मेरी बहन का मैसेज आया था कि... तो बहन का मैसेज आपने कैसे पढ़ा? अभी अब तो आपने कसम उठाई है कि मुझे कसम है मैं बहन का मैसेज पढ़ूँ। सर मैंने उठाई सर एक मिसाल। अच्छा, कल आपने ऐसी बात की थी ना, कल वाले लेक्चर में, वो भी रिकॉर्डेड है और आपको आज क्या खुद अपनी ज़बान से पता है। आज इसके बाजू पर पीले जहर इससे छिपकली काट गई, इस तरह के निशान बने हुए। मैंने आपसे कहा है मैं मुर्शिद हूँ, पीर हूँ, मेरी कदर कर लो। सर अभी 5 मिनट में खत्म करवा देंगे। नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाए तो बैठ जाएंगे ऊपर आके। नहीं आना, जल्दी आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, वो नीचे वेट करेंगे, ज़्यादा चले जाएंगे, फिर तुम पैदल चले जाना। इसमें कौन सी मुश्किल बात है मेरा बेटा? उस्ताद को तो नहीं कहते ना, उस्ताद की तो आप कदर ही नहीं करते। वाह जी वाह, कैसे उस्ताद हैं! खुद कदर के लिए कहना पड़ता है। On several occasions, one character advises another to go unfriend thyself। और कई जगहों पर, कई मौक़ों पर करैक्टर दूसरे करैक्टर को कहता है go unfriend thyself, जाओ अनफ्रेंड कर दो अपने आप को, यानी कि यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। ठीक है, ये भी उसका डायलॉग का अंदाज देखिए। हेमिंगवे considered the first person point of view। हेमिंगवे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इन विच वन ऑफ द स्टोरीज कैरेक्टर नरेट्स द एक्शन। पूरे नावल के अंदर एक किरदार रखता है जो आय के साथ बोलता है मैं सोचता हूँ कि अब ये यहाँ ऐसा होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि यूँ होना चाहिए। या कैरेक्टर एक आय के नाम से है, जैसे कि मे बी जॉर्डन हो सकता है, जो कहता है कि आई थिंक कि हमें ब्रिज ब्लॉक करनी चाहिए, हमें इसमें कामयाब होना चाहिए। यानी कि एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आय के नाम से मंसूब होता है, वो अपने आप को आय से कंसीडर करता है। यानी कि बार बार एक कैरेक्टर आय का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो आय का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है, मैं का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है बार बार, वो कहते हैं कि इस स्टाइल को कहते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तकरीबन हर नावल में या कुछ नावल्स में आय का इस्तेमाल करता है, दरमियान में एक नरेटर मौजूद होता है।
अच्छा जी, अ व्यू इफेक्टिव बट लिमिटेड, ये जो तरीक़ाकार है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इफेक्टिव भी है लेकिन लिमिटेड है, महदूद है। एंड इन दिस वाई नरेटर नोज एवरीथिंग, और इस तरह से नावल के अंदर जो आय का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला करेक्टर है उसे नरेटर कहा गया है, वो हर चीज़ जानता है। एंड रिपोर्ट्स द इनर थाट्स, वो दूसरे करेक्टर के अंदर जो ख्यालात हैं वो भी बताता है। एंड फीलिंग्स ऑफ करेक्टर्स, और दूसरे करेक्टर्स के अंदर जो एहसासात हैं वो भी वो जानता है। जो आय के नाम का नरेटर मौजूद है नावल के अंदर, जो अपने आप को आय से कंसीडर करता है कि मैंने ये कहा, मैंने ये सोचा, मैं समझता हूँ कि फ़लाँ करेक्टर ऐसा है, तो वो जो आय के नाम से मंसूब करता है उसे नरेटर हम कहते हैं। और जो नरेटर होता है ये बाकी तमाम करेक्टर्स के फीलिंग्स को भी जानता है, उनके थाट्स को भी जानता है। ये भी एक स्टाइल का तरीक़ाकार होता है कि आय के साथ मंसूब करके एक नरेटर रखा जाता है नावल के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट जॉर्डन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सीन, ज़्यादातर टाइम पर रॉबर्ट जॉर्डन सीन के सेंटर में रहा है। एंड इट इज़ हिज थॉट दैट वी लिसन इन ऑन, और ये उसकी सोचें जो हैं हम अक्सर सुनते रहते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन अब ये कह रहा है, ये मोनोलॉग कर रहा है, ये खुद कलामी करता है, सोलोलोकी करता है। सोलोलोकी का मतलब ही खुद कलामी होता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, हाँ कुछ एक्सेप्शन भी हैं। चैप्टर 15 फॉर एग्जांपल हाईलाइट्स एंसेल्मो एंड साउल सर्चिंग। चैप्टर 15 में देखते हैं कि हम एंसेल्मो वहाँ पर डोमिनेंट है और वो अपनी रूह को खंगाल रहा है, तो यहाँ पर नरेटर के तौर पर शायद वो है, आय के साथ वो मनसूब होता है। इन चैप्टर 27 अल्साडो रिवील्स द थॉट, अल्साडो अपने ख्यालात का इज़हार करता है। भाई इस पैराग्राफ के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हर दफ़ा ऊपर दोनों पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ द टाइम और इससे ऊपर वाला पैराग्राफ हेमिंगवे कंसीडर्ड, इन दोनों पैराग्राफ में हम कहना ये चाह रहे हैं कि नावल के अंदर एक किरदार मौजूद है, करैक्टर मौजूद है, या 2-3 करैक्टर हैं जो अपने आप को मैं करके बुलाते हैं और मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मुझे ये होना चाहिए। ये करैक्टर जो हैं नरेटर हैं, इन्हें नरेटर कहते हैं। ये सेंटर में मौजूद होते हैं। ये एक नावलिस्ट का स्टाइल होता है कि पूरे नावल में एक किरदार वो ऐसा रखता है जो मैं के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसको नरेटर कह सकते हैं, उसको राइटर खुद कह सकते हैं, उसको सेंट्रल आइडिया रखने वाला करैक्टर कह सकते हैं, उसको कमेंट्री करने वाला किरदार कह सकते हैं, उसको पूरे नावल का सेंटर कह सकते हैं, जो असल सोच नावल के असल सोच जानता है और नावल में मौजूद तमाम करैक्टर्स के असल सोच जानता है। मेरी बात समझ नहीं आई तो भूल जाए, 2 पैराग्राफ इस क्वेश्चन में हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो चलो। इन द लॉन्ग रन हेमिंगवे हैड अ थ्योरी, ये पैराग्राफ अहम है। ओवरऑल हम कहते हैं कि हेमिंगवे की एक थ्योरी है, हेमिंगवे का अपना एक नज़रिया है, लिटरेरी थ्योरी है उसकी, कॉल्ड आइसबर्ग थ्योरी। इस थ्योरी को कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी। ये थ्योरी क्या होती है? विच स्टेट्स दैट व्हाट इज़ विजिबल ऑन द सरफेस। इस थ्योरी के मुताबिक जो चीज़ वाज़े है, ऊपर है, सतह पर है, इज़ ओनली अबाउट 1/8 ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। ये नावल के पूरे एक्सपीरियंस का सिर्फ 8वां हिस्सा है। ठीक है, जो चीज़ ऊपर नज़र आ रही है नावल में वो 8वां हिस्सा है, बाकी 7 हिस्से कहाँ हैं? नीचे छुपे हुए हैं, वो हमें अंडरलाइन मीनिंग है, वो हमें अंडरलाइन आइडियाज़ हैं, हमें खुद खोजने पड़ते हैं, कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसा कि मैं ओल्ड मैन एंड द सी नावल की एग्जांपल देता हूँ कि बाज़ाहिर तो ओल्ड मैन समंदर में मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ता है और फिर वो शार्क खा जाती हैं वो मछलियाँ, उस मछली को, और ओल्ड मैन वापस आ जाता है बगैर मछली के। लेकिन अंडरलाइन मीनिंग क्या है? देखें, ओल्ड मैन रिप्रेजेंट करता है हर एक इंसान को। आइसबर्ग थ्योरी ये है कि सतह पर तो एक मछेरा है, मछली पकड़ने गया, मछली पकड़ी, उसको शार्क खा गई मछली को और नाकाम वापस लौट आया। बाज़ाहिर तो ये एक नावल है, एक मछेरे की कहानी है, लेकिन अंडरलाइन वो मछेरा सिंबलाइज करता है हर एक इंसान को,
और हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है और शौक़ से मुकाबला करता है, मुसीबतों से लड़ता है। और समंदर वैसे समंदर है, लेकिन समंदर इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, कि इंसान ज़िंदगी में जाता है। इंसान जैसे मछेरा समंदर में गया, इंसान ऐसे ज़िंदगी में जाता है और वहाँ पर मछेरा शौक़ से लड़ा और इंसान मसाइब से लड़ता है और वापस कभी ट्रेजेडी के साथ आता है तो कभी जीत कर आता है। तो इसे आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं। यहाँ भी बाज़ाहिर तो नज़र आता है कि एक रॉबर्ट जॉर्डन है, उसने ब्रिज ब्लो की है, लेकिन दर हकीकत अंडरलाइन मीनिंग और भी हैं। रॉबर्ट जॉर्डन हर एक इंसान है, हर एक इंसान जिसे रॉबर्ट जॉर्डन अपना एम खुद बनाता है। हर एक इंसान को अपना एम, टारगेट, गोल खुद बनाना पड़ता है और फिर उसे ज़िंदगी में उसे एकम्प्लिश करना पड़ता है और यही ज़िंदगी के मीनिंग हैं। ठीक है, ये आइसबर्ग थ्योरी है, अंडरलाइन मीनिंग और ठहरे हैं। हेमिंग्वाय स्टाइलिस्टिक विजडम, हेमिंग्वाय की स्टाइल की जो विजडम है, जहानत है, इंटेलेक्ट और उसकी जहानत, एंड इमेजिनेशन और उसका जो तसव्वुर है, ख्याल है, डज नॉट गो फॉर फ्रॉम रियलिटी, वो हकीकत से दूर नहीं जाता। एंड दिस इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, और उसकी गहरी नज़र है इंसान की फितरत में, ब्रिंग्स द वेरी ट्रूथ अबाउट आवरसेल्व्स, और हमारे बारे में बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ सामने आती हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, शेक्सपियर तो ज़रूर पढ़ा होगा, आप कहेंगे हाँ, तो शेक्सपियर क्या लिखता है, कौन सी खूबी है शेक्सपियर की, तो जवाब में आपने लिखना है शेक्सपियर इज़ द राइटर ऑफ ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर ने इंसान की नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया था, तो हेमिंग्वाय भी इंसान की फितरत को एक्सपोज करता है। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, इट इज़ हिज दिस हाईली एट्रीब्यूटेड, ये इसकी सबसे आला, वेल चेरिस्ड, सबसे खुशगवार एंड अनअक्सील्ड और सबसे बरतर ट्रेट ऑफ स्टाइल, उसके स्टाइल की खसूसियत है उसकी, विच डिफर्स हिम फ्राम अदर कंटेम्प्रेरीज, और ये चीज़ उसे दूसरे उसके हम असरों से मुनफरद कर देती है, एंड मेक्स हिम फर्स्ट इन द क्यू ऑफ मॉडर्न नावलिस्ट, और उसे मॉडर्न नावलिस्ट की कतार में सबसे पहला बना देती है। वो सबसे पहला है, लीडर है वो स्टाइलिस्ट होने के नाते। ठीक है, और हेमिंग्वाय का मैं रियली ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, स्टाइल बहुत सिंपल टर्स है, बहुत उम्दा है, सिंपल है, और ये चीज़ पसंद आई है मुझे उसकी। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अल्लाह हाफिज़।